ब्राह्मण्स या उच्च जाति के लोग एक्चुअल में आर्यंस है। कि असहयोग आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव लड़े ही नहीं थे। वो कहते हैं ना कि शेर यदि सोया हो तो इलाके के कुत्ते भी खुद को राजा मानने लगते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के लिए लॉयल हैं और भारत को आजादी नहीं मिलनी चाहिए। कि बीजेपी का अस्तित्व साउथ में नहीं के बराबर है। वहाँ लोग 5-5 रुपए के लिए हत्या कर देते थे। इतने सारे कामयाबी के बाद अन्नामलाई को सिंघम नाम दिया गया। कि द्रविड़ पार्टियां चाहे वो डीएमके हो या फिर AIADMK, ये लोग अपने मोरल एथिक्स पर ही नहीं खड़ा रह पाते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी, जो कि 50 सालों के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा। परंतु राजनीति में हर एक संकेत का महत्व होता है। अन्नामलाई को छोड़कर कोई भी स्टेट प्रेसिडेंट उस फेयरवेल पार्टी में नहीं थे। तो या तो आप बहुत मासूम हो या फिर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हो। यदि आप इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो मुझे उम्मीद है कि अन्नामलाई का नाम आपने अभी तक जरूर सुन लिया होगा, और यदि नहीं सुना है तो संभवतः इसके बाद आपको उनका नाम बार बार सुनने को मिल सकता है। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ ये सब बताऊंगा, परंतु इससे पहले ये बता देता हूँ कि साल 2020 में अन्नामलाई पॉलिटिक्स में आते हैं और मात्र 11 महीने बाद तमिलनाडु से बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि एक तो उनकी उम्र मात्र 36 वर्ष की थी और दूसरा इनके पिता ना ही कहीं के चीफ मिनिस्टर थे और ना ही प्राइम मिनिस्टर। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने कम समय में अन्नामलाई इतना पॉपुलर कैसे हो रहे हैं? क्या ये ग्रोथ ऑर्गेनिक है या फिर जबरदस्ती इन्हें पुश किया जा रहा है? जहां आज से 5 साल पहले इन्हें राजनीति में कोई नहीं जानता था, तो वहीं आज ये एक नेशनल हीरो के रूप में उभर रहे हैं। ये सब तो हम जानेंगे ही, परंतु इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि आखिर दक्षिण भारत की राजनीति का इतिहास क्या रहा है, क्यों अन्नामलाई को एक गेम चेंजर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु के राजनीति को पूरी तरह से बदल सकता है, और कैसे एक सही प्रचार तंत्र किसी भी पार्टी के लिए किंग मेकर साबित हो सकता है। आइए समझते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। हमें जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर पूरा करना है। अब आते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि आखिर दक्षिण भारत का पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है आर्यन इन्वेजन थ्योरी के कॉन्सेप्ट से। जब एक ब्रिटिश फिलोसोफर मैक्स मूलर इंडिया आते हैं, तब वे देखते हैं कि भारत की वैदिक भाषा कुछ यूरोपीय भाषाओं से मिलती जुलती है, जबकि दक्षिण भारतीय भाषा वैदिक भाषाओं से अलग है। जैसे हिंदी में माँ, संस्कृत में मातृको, लैटिन में मातेर, प्राचीन लैटिन में मैतेर, आधुनिक जर्मन भाषा में मुटर और अंग्रेजी में मदर बोला जाता है। वैसे ही हिंदी में मन और संस्कृत में मनस को, लैटिन में मेंस, प्राचीन यूनानी में मोनोस और अंग्रेजी में माइंड बोला जाता है। ऐसा 1-2 शब्द के साथ नहीं है, बल्कि इन सब भाषाओं में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो रोज बातचीत में भी यूज होते हैं, वो मिलते जुलते हैं। सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये भी देखा गया है कि वाक्यों की संरचना भी मिलती है। मैक्स मूलर ने इन भाषाओं को हिंद यूरोपीय यानी भारोपीय भाषा का नाम दिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने भारत के सामाजिक विभाजन के लिए मैक्स मूलर को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने के लिए कहा, विच इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस थ्योरी में यह कहा गया था कि आर्य नीले आंखों और भूरे बालों वाले लोगों का एक ग्रुप था जो संभवतः बाहर से आकर उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। इस थ्योरी में आर्य आज के कथित उच्च जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि लोग बताए गए हैं, परंतु अब यह थ्योरी पूरी तरह से गलत सिद्ध हो चुकी है। अब यदि बोलोगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को रचने के बाद ब्रिटिशर्स और क्रिश्चियन मिशनरी ने इसे खूब प्रचारित किया। क्रिश्चियन मिशनरी रॉबर्ट कार्लवेल ने 1856 ईस्वी में सबसे पहले द्रविड़ शब्द का उपयोग अपने किताब में किया, जो संभवतः संस्कृत का ही एक शब्द था। इसके बाद ही द्रविड़ एक विचारधारा की तरह मेन स्ट्रीम में आया। चूंकि इस समय तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा होते थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इस बात को फैलाना शुरू कर दिया कि दलित और नीची जाति के दक्षिण भारतीय लोग भारत के मूल निवासी है और ब्राह्मण्स या उच्च जाति के लोग एक्चुअल में आर्यंस है। दक्षिण भारतीयों के दिमाग में नफरत का बोया गया वो बीज धीरे धीरे पेड़ बनने लगा। इसी बीच नवंबर 1916 को मद्रास के विक्टोरिया पब्लिक हॉल में डॉक्टर सी नताशा मुदलियार के द्वारा साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। इस फेडरेशन को आगे जाकर जस्टिस पार्टी में बदल दिया गया। साल 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, तब उसके बाद नवंबर 1920 में जस्टिस पार्टी ने मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए पहला विधान परिषद का चुनाव लड़ा और जीत गया, वो भी बिना किसी ज्यादा विरोध के। अब इससे यह मत अज्यूम कर लीजिएगा कि जस्टिस पार्टी ने चुनाव इसलिए जीता था क्योंकि उसका प्रभाव उस एरिया में बहुत ही ज्यादा था, बल्कि सच तो यह है कि असहयोग आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव लड़े ही नहीं थे। वो कहते हैं ना
कि शेर यदि सोया हो तो इलाके के कुत्ते भी खुद को राजा मानने लगते हैं। जस्टिस पार्टी वालों ने तो पत्र लिखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये तक कहा कि हम ब्रिटिश सरकार के लिए लॉयल हैं और भारत को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि देश को आजादी मिली तो सत्ता कांग्रेस के हाथों में चली जाएगी। यहाँ तक कि बाद में वो लोग पाकिस्तान की तरह दक्षिण भारतीयों के लिए एक अलग देश द्रविड़ नाडु की भी मांग कर दी। असहयोग आंदोलन के बाद जब कांग्रेस की एंट्री मद्रास प्रेसिडेंट में हुई, तब 13 साल बाद 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने जस्टिस पार्टी को बुरी तरह से हराया। उसके बाद जस्टिस पार्टी उस हार से कभी उबर नहीं पाई। इस समय तक ईवी रामास्वामी यानी पेरियार भी जस्टिस पार्टी में आ चुके थे और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लीड कर रहे थे। साल 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया, साथ ही उसका नाम भी बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया गया। आजादी के बाद साल 1949 में पुनः इसे एक राजनीतिक पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम में बदल दिया गया। वही डीएमके जो आज तमिलनाडु में रूलिंग पावर में है। आज भी इनकी विचारधारा नहीं बदली है। आपने आज से कुछ महीनों पहले वो वीडियो तो देखी होगी जिसमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन सनातन को डेंगू मलेरिया बोल रहे हैं और इसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ये कोई रिसेंट का या फिर एक घटना नहीं है, बल्कि दशकों पहले बोया गया नफरती बीज का परिणाम है। आज तक तमिलनाडु में जितनी स्थानीय पार्टियां बनी हैं, वो सभी जस्टिस पार्टी से ही टूट टूट कर बनी है और सभी की विचारधारा एक जैसी है। कुछ ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है तो कुछ कम एक्सट्रीमिस्ट है। यदि आप साउथ के पॉलिटिक्स को या फिर द्रविड़ नाडु के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो इंजीनियर एक्सप्लेन भाई की 23.5 मिनट का ये वीडियो देख सकते हो। आपको A to Z पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साउथ की पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती रहती है। आप देखोगे कि बीजेपी का अस्तित्व साउथ में नहीं के बराबर है। अब इस टॉपिक को यहीं पर छोड़कर थोड़ा सा अन्नामलाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर जिले में एक नॉर्मल किसान परिवार के यहाँ हुआ था। वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा करूर और नामक्कल जिले में पूरा किए। उनका इंटरेस्ट बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ही ज्यादा था, इसलिए उन्होंने बीटेक के बाद कैट का एग्जाम दिया और अच्छे नंबर से पास कर गए। उसके बाद वे MBA के लिए IIM लखनऊ गए। वे बताते हैं कि वहां जाने के बाद उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि एक्चुअल में गरीबी क्या होती है। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार को दिए इंटरव्यू में अन्नामलाई बताते हैं कि यूपी मेरे लिए एक सदमे की तरह था। वहाँ लोग 5-5 रुपए के लिए हत्या कर देते थे। मैंने वहाँ जो चीजें देखी उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने कभी इतनी गरीबी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि इस बात की भी नहीं कल्पना कर सकता था कि जीवन इस तरह से भी हो सकता है। तब मैंने सोचा कि पैसा प्राथमिकता नहीं हो सकता। मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूँ जहाँ मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकूं। इसके बाद ही अन्नामलाई MBA छोड़कर UPSC की तैयारी करने लगे। हालांकि अन्नामलाई IAS बनना चाहते थे, परंतु उनकी रैंक UPSC में 244 थी, इसीलिए वह 2011 बैच के IPS ही बन पाए। उसके बाद शुरू होता है अन्नामलाई का असली काम। एज एन IPS ऑफिसर उन्होंने इतने सारे काम किए हैं कि मैं उसे एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, परंतु उनके कुछ काम मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि आखिर अन्नामलाई एक्चुअल में थे कौन। साल 2015 में UDP के पुलिस अधीक्षक रहते हुए उन्होंने एक सुरक्षा ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस को शिकायत दर्ज कर सकता था, साथ ही उस शिकायत पर क्या काम हो रहा है वो भी देख सकता था। इसके अलावा लोग शिकायत सीधे SP को तक भेज सकते थे। ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि इससे क्राइम रेट में बहुत हद तक कमी आई। साल 2016 की बात रही होगी। 17 वर्षीय मासूम लड़की जो 10th में टॉप की थी, उसका रेप किया गया और हत्या करके शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। जब अन्नामलाई उनकी मां को सहानुभूति देने के लिए गए थे, तब उनकी मां ने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे बच्ची को वापस ला सकते हो। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार को दिए इंटरव्यू में अन्नामलाई बताते हैं कि इसका जवाब देना बहुत मुश्किल था। एक माँ के आंखों में देखकर जवाब देना जिसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि सबके दिलों में वह जिंदा रहे और सबको याद रहे। इसके बाद उन्होंने उस लड़की के नाम पर अक्षत देवाडिगा छात्रवृत्ति की शुरुआत की, जिसके तहत हर महीने छात्राओं को 10,000 रुपए दिए जाते थे। उसके बाद साल 2017 की बात रही होगी। चिकमंगलूर जिले में जब वो SP के तौर पर पोस्टेड थे, तब दिसंबर के महीने के लगभग एक कम्युनल टेंशन पैदा हुआ। मामला कुछ अयोध्या डिस्प्यूट जैसा था, जहां एक विवादित धार्मिक स्थल पर 20,000 लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की। उस वक्त अन्नामलाई ने इसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया।
दंगा रोकने के लिए उन्होंने एक पीस कमेटी का गठन किया और लगातार लोगों से बातचीत करके उस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब रहे। इतने सारे कामयाबी के बाद अन्नामलाई को सिंघम नाम दिया गया। आपने सिंघम मूवी तो देखी ही होगी, उसमें पुलिस ऑफिसर को जो जो काम करते हुए दिखाया गया है, अन्नामलाई एक्चुअल में वो काम करते थे। नशा मुक्ति के लिए काम करना हो या फिर लोगों की सुरक्षा के लिए, सब कुछ भी वो टॉप पर थे। उस समय पर PFI भी थोड़े एक्टिव थे और ISIS के लिए लोगों को रिक्रूट करते थे। इन सब को रोकने के लिए अन्नामलाई ने कुरान को भी पढ़ा ताकि मुस्लिम्स के मानसिकता को समझा जा सके और सच में इससे उनको दंगा रोकने और बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल करने में सहायता मिली। आप उनकी पॉपुलैरिटी को अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जब 26 जुलाई 2016 को उनका ट्रांसफर UDP से हो रहा था, तब वहां के लोग उनके ट्रांसफर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। यानी उनका कहना था कि अन्नामलाई का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। और सच बताऊं तो ऐसा आज तक किसी पुलिस वाले के साथ नहीं होता है। फिर भी यदि ऐसा एक बार होता तो हम मान भी लेते कि चलो एक बार हो गया, परंतु दूसरी बार जब 16 अक्टूबर 2018 को चिकमंगलुरु जिले से इनका ट्रांसफर हो रहा था, तब वहां के लोगों ने भी उनके समर्थन में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल है। पर ऐसा होता है ना कि आप पुलिस वाले के तौर पर ज्यादा बदलाव नहीं ला सकते हो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं आपके ऊपर। यह बात अन्नामलाई को भी एहसास हुआ और उन्होंने 25 मई 2019 को पुलिस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपने कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजनीति में आने का फैसला किया। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने सभी पार्टियों पर विचार किया, परंतु उन्हें अपने लिए बीजेपी ही सबसे बढ़िया पार्टी लगी। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि द्रविड़ पार्टियां, चाहे वो DMK हो या फिर AIADMK, ये लोग अपने मोरल एथिक्स पर ही नहीं खड़ा रह पाते हैं। अंततः 25 अगस्त 2020 को अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद कई सारे लिबरांडुओं ने उनका विरोध किया, लेकिन के अन्नामलाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ विरोध के चलते अपना फैसला नहीं बदलते हैं। पार्टी में शामिल होने के जस्ट 11 महीने बाद 9 जुलाई 2021 को वे तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाते हैं। तमिलनाडु में ही विधानसभा चुनाव में भी अन्नामलाई बीजेपी की तरफ से अरवाकुरुचि सीट से चुनाव लड़ते हैं, परंतु अनफॉर्चुनेटली उन्हें 24,300 सीटों से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के लिए एक बात यह बढ़िया रही कि विधानसभा चुनाव में वो 4 सीटें जीत गई, जो इससे पहले 0 थी। उसके बाद अन्नामलाई ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। 28 जुलाई 2023 को वे एन मन एन मक्कल नाम से एक पद यात्रा शुरू की है, जिसे हिंदी में मेरी मिट्टी मेरे लोग के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। 168 दिनों की यह यात्रा बीजेपी के लिए अमृत की तरह सिद्ध हुई। इस यात्रा के बाद बहुत सारे लोग बीजेपी से कनेक्ट हुए और जिस तरह से अन्नामलाई ने बीजेपी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया, साथ ही जिस तरह से अन्नामलाई को जन समर्थन मिला, देखकर तो यही लगता है कि यहाँ से बीजेपी का तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में ग्रैंड एंट्री होने वाला है। एक सर्वे के अनुसार 24 के इलेक्शन में बीजेपी को लगभग 18.48% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जो आज से 5 साल पहले मात्र 3.71% था। इस सर्वे में यह भी कहा गया है कि AIADMK का वोट शेयर घटकर 17.26% पर आ सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी, जो कि 50 सालों के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अन्नामलाई तमिलनाडु के पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं, क्योंकि आज तक जहां सनातन विरोधी पॉलिटिक्स होते आ रही है, वहीं अन्नामलाई सनातन के लिए स्टैंड लेते हैं। जहां ब्राह्मण विरोध के कारण ही पार्टियां चुनाव जीतती है, वहीं अन्नामलाई ब्राह्मणों के लिए ये बोलते हैं। ब्राह्मणना என்ன பிரச்சனை? இப்ப அடுத்த கேள்வி, பிராமின்னா அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை? வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம்? பிராமினிக்கல் ஹெகிமோனி, பிராமினிக்கல் ஐடியாலஜி, பிராமினிக்கல் என்ன ப்ராப்ளம்? அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்க? வாட் மிஸ்டேக் டிட் தே டு? நான் ANI பாட்காஸ்ட்லயே தைரியமா சொல்லியிருக்கேன். ஒரு நாசி எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஜூஸ் எக்ஸ்டிமேட் பண்ணாங்களோ, I would equate to the Tamil Brahmins of the 1920s, 30s and 40s. I am very proud to say in matter of record. அது பத்தி எனக்கு பயம் கிடையாது சொல்றது. जहां आज तक कोई भी राइट विंग पॉलिटिशियन उतना पॉपुलर नहीं हुआ, वहां अन्नामलाई पिछले मात्र कुछ सालों में ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी अन्नामलाई के साथ मंच शेयर करते हैं तो उन्हें अपने पास रखते हैं और उनसे ऐसे मिलते हैं। जनरली यदि किसी और सेक्टर में ऐसा होता है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, परंतु राजनीति में हर एक संकेत का महत्व होता है। आज से कई साल पहले कभी वाजपेयी जी मोदी जी से ऐसे मिला करते थे, तो इसे आप हल्के में मत लीजिए। वैसे भी आज से पहले तो बीजेपी का इन्फ्लुएंस भी तमिलनाडु में उतना नहीं था और न्यूज चैनल पर भी उतना कंट्रोल नहीं था। सारे न्यूज चैनल चाहे सन टीवी हो या कलैगनाट टीवी हो, सभी द्रविड़ पार्टियों के ही कंट्रोल में था। यही कारण था कि बीजेपी के कोर आइडियोलॉजी एक्चुअल में जमीनी स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी प्रॉब्लम को समझते हुए अन्नामलाई ने इस पर काम किया और आज आप देख ही सकते हो कि उनका स्टेटस क्या है। चलो मैं ही बता देता हूँ। 23 जुलाई 2022 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फेयरवेल पार्टी मोदी जी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बीजेपी के सबसे बड़े बड़े नेता को बुलाया गया था। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अन्नामलाई को छोड़कर कोई भी स्टेट प्रेसिडेंट उस फेयरवेल पार्टी में नहीं थे। एक और चीज जो शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा कि दूसरे राज्यों में जहां प्रचार के समय मोदी जी का फोटो या तो सबसे बड़ा होता है या स्थानीय नेताओं के बराबर होता है,
वो भी उस समय जब स्थानीय नेता योगी जी जैसे हो। परंतु एक जगह तो मैंने अन्नामलाई का फोटो मोदी जी से बड़ा बना हुआ देखा। याद रखिए, राजनीति में ऐसे संकेत का बहुत महत्व होता है। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको अन्नामलाई के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि बीजेपी के आईटी सेल के बारे में भी बताऊंगा, जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि जितने भी राइट विंग वाले यूट्यूबर है, सभी के सभी अन्नामलाई पर वीडियो बना रहे हैं। चाहे आप अजीत भारती जी ब्रो को देख लो, भारद्वाज ब्रदर को देख लो, या फिर कोई और राइट विंग वाला चैनल, जिस चैनल पर वीडियो अभी तक नहीं आई है, संभवतः कुछ महीनों में उस पर भी वीडियो आ सकती है। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सोचा समझा प्रचार? मैंने बीजेपी में जो पैटर्न देखा है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। परंतु यदि आप अभी तक भी इसे मात्र एक कोइंसिडेंस समझ रहे हो, तो या तो आप बहुत मासूम हो या फिर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हो। बीजेपी में जो मुख्यमंत्री या तो फिर प्रधानमंत्री बनने वाला होता है, उसका एडवर्टीजमेंट 5 से 10 साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। बात 2013-14 की रही होगी, उस समय में बहुत छोटा था, मुझे उतना तो याद नहीं है, परंतु जितना याद है उतना मैं आपको बताता हूँ। उस समय मेरे घर में टीवी वगैरह नहीं हुआ करती थी, बस एक रेडियो हुआ करता था, उसी में सारे न्यूज वगैरह सुनते थे। जब मैं स्कूल से पढ़कर घर आता और रेडियो ऑन करता तो ज्यादातर जगह बस मोदी मोदी ही सुनाई देता था। गोधरा कांड के बाद मोदी जी की छवि बहुत खराब हो गई थी, उसी को व्हाइट वॉश किया गया था ताकि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन सके। आज भी जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वही पैटर्न फिर से दोहराया जा रहा है। ऐसे यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि अन्नामलाई प्रधानमंत्री बनने के लिए बेस्ट है, क्योंकि इनके ट्रैक रिकॉर्ड में कोई भी गलती नहीं है। पर वही है ना कि हो सकता है बीजेपी इस ब्रह्मास्त्र को पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लिए तैयार कर रहे हो। यदि मैं सही समझ रहा हूं तो ऐसा होना चाहिए कि 2034 तक अन्नामलाई को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में तैयार कर दिया जाएगा। और यदि ऐसा होता है तब आप देखोगे कि अभी कुछ दिनों में अन्नामलाई नेशनल लेवल पर बहुत ही ज्यादा फेमस होंगे। बीजेपी का आईटी सेल हमेशा उनके नाम को पुश करने की कोशिश करते रहेंगे और हो सकता है कि नेशनल मीडिया में भी उनके चर्चे बढ़ जाए। इसको आप इस तरह से देखिए कि इलेक्शन में अभी कुछ महीने बाकी है और अन्नामलाई का नाम इतना ज्यादा चर्चा में आ रहा है, तो हो सकता है कि बीजेपी तमिलनाडु में अपना सीट बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हो, क्योंकि 67 सीट एक्स्ट्रा कहां से आएगा? 370 जो पार करना है, या फिर ये हो सकता है कि ये 29 की तैयारी चल रही हो। खैर जो भी हो, आपको एक बात समझनी होगी कि बीजेपी अपनी पार्टी के लिए 10 साल का विजन लेकर चलती है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है, भाई आप ग्रेट हो। ऐसा हो सकता है कि आप एक पार्टी के तौर पर बीजेपी को पसंद ना करो, परंतु जिस तरह से बीजेपी अपने पार्टी को आगे बढ़ाती है, उससे लगता है कि लोगों को सीखना चाहिए। देखिए, एक बीजेपी और दूसरा आम आदमी पार्टी का प्रचार तंत्र बहुत ही मजबूत है, आप इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। और प्रचार में तो आम आदमी पार्टी सबसे तगड़ा खेलती है। वो बात अलग है कि आम आदमी पार्टी के पास पैसे उतना नहीं है जितना बीजेपी के पास है, इसीलिए वो थोड़ा बैक फुट पर आ जाती है। बाकी यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अन्नामलाई का नाम अब आपको बार बार सुनने को मिलेगा। यदि वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद भी आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सच बताओ तो ऐसे ही लोगों के लिए नर्क में अलग से तेल रहता है। आगे आप खुद समझदार हो और समझदार के लिए इशारा काफी है। और हाँ, अन्नामलाई नाम याद रखिएगा।